वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग नीट सिमुलेटर प्रोग्राम में असाइनमेंट 16 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि जीओसी टॉपिक का है। जीओसी में जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं वो आइसोमेरिज्म टॉपिक से ले रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कंपाउंड विच शोज मेटामेरिज्म इज। मेटामेरिज्म शो करने के लिए दो कंडीशन होने चाहिए। फर्स्ट कंडीशन है पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन है जो पॉलीवैलेंट फंक्शनल के ग्रुप के दोनों साइड अल्काइल होगा उस अल्काइल का लेंथ डिफरेंट कंपाउंड में डिफरेंट होना चाहिए। एग्जाम्पल क्या, चार ऑप्शन है, इससे एक करेक्ट होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हम लोग पहले देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास C4H10O। C4H10O। अब ये O के कारण ये अल्कोहल भी हो सकता है, ईथर भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। तो क्या होगा, देखो सबसे पहले अनसेचुरेशन फैक्टर निकालेंगे। इसके लिए फॉर्मूला होता है 2C+2 + N + P - H - X/2। C है नंबर ऑफ कार्बन एटम या टेट्रावैलेंट बोल सकते हो, N है नाइट्रोजन या ट्राइवैलेंट बोल सकते हो, P फॉस्फोरस या पेंटावैलेंट, हाइड्रोजन है, X मोनोवैलेंट या हेलोजन, डाइवैलेंट या ऑक्सीजन को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। तो 2 × C कार्बन 4 है, +2 नाइट्रोजन फॉस्फोरस नहीं है, माइनस हाइड्रोजन 10 है, हेलोजन नहीं है, ऑक्सीजन को छोड़ देंगे अपॉन 2। तो 10 - 10/2 0 हो गया। 0 का मतलब है इसमें एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, मतलब डबल बॉन्ड नहीं होगा, सारे सिंगल बॉन्ड। तो ऑक्सीजन के साथ सारे सिंगल बॉन्ड है तो अल्कोहल होगा या ईथर होगा। तो अल्कोहल जो है डाइवैलेंट नहीं मोनोवैलेंट है। तो मोनोवैलेंट होने के कारण अल्कोहल जो है मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा, लेकिन ईथर जो है मेटामेरिज्म शो कर सकता है। ठीक है, तो अब ये 4 कार्बन का ईथर कैसे बनेगा। जैसे 1 कार्बन है ईथर, 3 कार्बन, 1 2 3। तो एक तो पॉलीवैलेंट हो गया, 4 कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। अब देखो पॉलीवैलेंट हो गया, अब इस अल्काइल का लेंथ चेंज कर सकते हैं। हाँ, एक कार्बन को इधर शिफ्ट कर दो, CH3 CH2O CH2 CH3, मतलब फर्स्ट कंपाउंड जो है मेटामेरिज्म शो करेगा। सेकेंड जो है हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन में कोई भी पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसीलिए मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा। C3H8O ये भी ईथर होगा, अनसैचुरेशन फैक्टर इसका भी 0 आएगा। तो 3 कार्बन है तो CH3O CH2 CH3 पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप तो है, लेकिन जो कार्बन है एक को अगर इधर शिफ्ट करोगे, अभी 1 और 2 है, ठीक है ना। अगर नेम देखोगे तो मिथॉक्सी इथेन, अगर इसको इधर शिफ्ट भी कर दिया तो CH3 CH2O CH3 अभी भी मिथॉक्सी इथेन हो गया। तो ये दोनों सेम हो गया, मेटामर नहीं होगा। C3H6O इसका अनसेचुरेशन फैक्टर निकालोगे तो 1 आएगा, मतलब इसमें एक पाई बॉन्ड है। तो ऑक्सीजन के साथ अगर पाई बॉन्ड लगाएं तो कीटोन पॉलीवैलेंट है, एल्डिहाइड पॉलीवैलेंट नहीं है। लेकिन इसमें देखो इधर भी एक कार्बन इधर भी एक कार्बन, तो इसको चेंज करें तो कोई फ़र्क इसमें नहीं पड़ेगा, तो ये भी मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा। अब सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन 3 कंपाउंड्स है, विच ऑफ द गिवन कंपाउंड कैन एग्जिबिट टोटोमेरिज्म। कौन सा टोटोमेरिज्म देगा। तो टोटोमेरिज्म के लिए मेन 2 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, या बोल सकते हो कीटो C+O या डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ OH होना चाहिए, इस दोनों में से एक। तो देखो C+O सब में है। इसके बाद दूसरा कंडीशन है अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फ़ा हाइड्रोजन कहने का मतलब यहाँ पे होगा कंजुगेटेड पोजीशन पे हाइड्रोजन होना चाहिए। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ हाइड्रोजन होना चाहिए। देखो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कंजुगेशन ख़त्म है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, देयरफॉर इट कैन शो टोटोमेरिज्म। डबल बॉन्डेड है, यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन है, तो ये भी टोटोमेरिज्म शो करेगा। डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इधर देखो सिंगल डबल सिंगल, ये sp3 हो गया, sp3 हो गया और कंजुगेशन ख़त्म हो गया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो ये भी टोटोमेरिज्म शो करेगा। तो ऑल ऑफ दिस C पार्ट हो गया, 1 2 3 तीनों टोटोमेरिज्म शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसका C पार्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल एग्जिबिट सिस ट्रांस, दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन है मल्टीपल बॉन्ड या रिंग होना चाहिए। उसके बाद जो मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन या रिंग का कार्बन है उसके साथ जो 2 एटम या ग्रुप लगेंगे दोनों डिफरेंट होने चाहिए। तो फर्स्ट है ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल क्या होगा, अल्केनॉल है, इसमें कोई डबल बॉन्ड ही नहीं होगा, CH3 CH2 CH2 CH2OH, इसमें कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, रिंग नहीं है, तो ये तो कभी नहीं होगा। 2 ब्यूटाइन, ब्यूटाइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड होगा, ये है, ठीक है। तो यहाँ पे CH3 CH3,
अब मल्टीपल बॉन्ड तो है लेकिन इसके साथ एक ही ग्रुप है, दो ग्रुप होगा तब और दोनों ग्रुप डिफरेंट होगा तब होगा ज्योमेट्रिकल, मतलब ये भी शो नहीं करेगा। टू ब्यूटीनोल, सी पार्ट देखो, टू ब्यूटीनोल, ब्यूटीन है, टू पे ब्यूटीन है, वन पे ओल है, तो ब्यूटीन 1 2 पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, 2 ब्यूटीन और 1 पे ओल है, यहाँ पे OH है। अब देखो जो ओल है इसका कोई पोजीशन नहीं बताया, वैसे 4 कार्बन है तो पोजीशन बताना चाहिए, नहीं बताया तो हम लोग फर्स्ट पोजीशन ले लेते हैं यहाँ पे, तो और बाकी सिंगल बॉन्ड यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होगा, डबल बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। तो अब देखो जो डबल बॉन्डेड कार्बन है इसके साथ एक हाइड्रोजन एक मिथाइल, एक हाइड्रोजन एक CH2OH, मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है क्योंकि ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है। तो एक ये शो कर सकता है और डी भी शो करेगा क्योंकि 2 ब्यूटीन है, ठीक है ना, 2 ब्यूटीन का मतलब है यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, CH3 एक H और CH3 डिफरेंट ग्रुप, H और CH3 डिफरेंट ग्रुप, तो इसका C और D दोनों करेक्ट होगा, ठीक है। वैसे जो एग्जैक्ट क्वेश्चन लगता है उसमें हमें यहाँ ब्यूटीनोल नहीं ब्यूटेनोल होगा, तो जब 2 ब्यूटेनोल होगा मतलब सेकंड कार्बन पे OH होगा और डबल बॉन्ड नहीं होगा तो शो नहीं करेगा, लेकिन इन होगा तो ये शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स डज दिस मॉलिक्यूल हैव, इसके कितने स्टीरियो आइसोमर बनेंगे। अब देखो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम लोग ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है और यहाँ पे HCH3 डिफरेंट ग्रुप और H और अलग ग्रुप है, तो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए ये देगा सिस और ट्रांस, दो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बन गए, और ये जो Br है इस कार्बन के साथ ये कायरल कार्बन होगा क्योंकि इधर अलग ग्रुप है, एक H है एक Br है एक CH3 है, तो 2 हो गया ऑप्टिकल, तो टोटल 4 आइसोमर बनेंगे। कैसे देखो अलग से मैं बना देता हूँ, CH3 C के साथ H है, डबल बॉन्ड C के साथ H है, इधर CH2 C के साथ, इसको भी देखो कायरल सेंटर निकाल दो, एक H है एक Br है एक CH3 है, कार्बन के साथ चारों ग्रुप डिफरेंट है, ये कायरल सेंटर और ये डबल बॉन्ड वाला, इसके सिस ट्रांस बनेंगे, सिस के भी ऑप्टिकल आइसोमर और ट्रांस के भी ऑप्टिकल आइसोमर, टोटल 4 बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मतलब फोर्थ का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट स्टीरियो आइसोमर, कौन सा स्टीरियो आइसोमर को रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नहीं बच्चे, अभी हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म में बोला ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आता है, अगर कन्फॉर्मेशनल होगा तो वो भी आ जाएगा, स्ट्रक्चरल तो स्टीरियो होता ही नहीं है। आइसोमेरिज्म 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। स्टीरियो जो है स्ट्रक्चरल से टोटल डिफरेंट होता है, ऑप्टिकल है ज्योमेट्रिकल है, तो बी पार्ट करेक्ट होगा। चेन तो स्ट्रक्चरल है, लिंकेज भी जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड में होता है, ये भी स्ट्रक्चरल के टाइप्स हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया हमारे पास बी पार्ट, थ्योरेटिकल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ डाइफिनाइल मीथेन, ये स्ट्रक्चर दिया है और ये मॉलिकुलर फार्मूला दिया है, ठीक है। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल व्हेन 1 हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन, अगर एक हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस कर दें तो कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे। एक देखो ये बेंजीन रिंग है, ठीक है ना, यहाँ पे CH2 है, एक हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस कर दो, इधर भी बेंजीन रिंग, तो एक तो ये बन जाएगा। अब बेंजीन में भी हाइड्रोजन होता है, दोनों बेंजीन सिमिलर है इसके, ठीक है, तो किसी भी एक बेंजीन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करो, मान लो पहले पैरा वाले को रिप्लेस कर देते हैं, अब तो ये हाइड्रोजन रहेगा क्योंकि एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस करें, तो इसके पैरा को रिप्लेस करते या इसके पैरा को रिप्लेस करते एक ही बात है। अब मेटा को रिप्लेस कर दो तो अलग कंपाउंड बन जाएगा बेंजीन का, ये मेटा को रिप्लेस कर देते हैं CH2, अब इसके मेटा को करें या इसके मेटा को करें एक ही बात होता, ठीक है, या इधर करते ये भी मेटा ही होता है। एक ऑर्थो को रिप्लेस करके बना सकते हैं, बेंजीन में 3 पोजीशन होते हैं, Cl CH2, तो कितने स्ट्रक्चर्स बन गए हमारे 1 2 3 एंड 4, तो 4 आंसर होगा बी पार्ट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, कार्बेनाइन दिया है डबल और ये एंड इतना R, ये दोनों कौन सा स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, टोटोमर है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, ऑप्टिकल आइसोमर है, ये पूछा गया है।
तो देखो जो रेजोनेंस होता है इसमें एटम का पोजीशन चेंज नहीं होता है, आइसोमेरिज्म में एटम का पोजीशन चेंज होता है। तो इसमें किसी में का एटम का पोजीशन चेंज नहीं हुआ, बस इलेक्ट्रॉन का पोजीशन चेंज हुआ। ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर शिफ्ट होगा तो डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इधर डबल बॉन्ड इधर सिंगल बॉन्ड, एटम वहीं पे है, इसीलिए इसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है अब हमारे पास। A compound of molecular formula C7H16 shows optical isomerism compound will be। अब इसका C7H16 है तो अनसेचुरेशन फैक्टर देखो क्या आ रहा है, 2 इंटू सी 7 + 2, नाइट्रोजन फॉस्फोरस नहीं है, हाइड्रोजन 16, हेलोजन नहीं है, अपॉन 2, तो 14 + 2 16 - 16 0 हो गया। तो 0 होने का मतलब है इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। और एक कार्बन के पास जो है 4 डिफरेंट ग्रुप होंगे, तो 7 कार्बन है, एक कार्बन हो गया, दूसरा ये इसी को हम कायरल बना लेते हैं। इसके साथ एक मिथाइल लगा दिया तो एक इथाइल लगा दो, CH2 CH3, 2 ग्रुप डिफरेंट हो गए, कार्बन हो गए 1 2 3 4, अभी 3 कार्बन बचा है, तो एक 3 कार्बन का चेन बना दो, 1 2 3, एक मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, तीनों डिफरेंट हो गया, एक हाइड्रोजन, चारों ग्रुप डिफरेंट हो गया, ये कायरल हो गया, सिमेट्री नहीं है इसीलिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब इसका नेम लिखना है तो लॉन्गेस्ट चेन बनाओ, ये वाला लॉन्गेस्ट बनेगा क्योंकि 1 2 3 4 5 है, इधर से 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 का चेन बनाते, इधर से 3 आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 आएगा, तो 1 2 3 4 5 6, 3 पे मिथाइल हो गया, 3 मिथाइल हेक्सेन, एक तो ये कंपाउंड बन गया। तो ये बन सकता है लेकिन ये ऑप्शन में ही नहीं दिया है, तो और भी कंपाउंड बन सकता है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ऑप्शन से देख लेते हैं। पेंटेन है, पेंटेन का मतलब 5 कार्बन का चेन होगा और सबके भी सिंगल बॉन्ड होगा, 3 4 5, 2 3 डाईमिथाइल, 2 पे मिथाइल 3 पे मिथाइल, यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा, 3 बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन। इसमें देखो ये वाला कार्बन कायरल नहीं होगा, 2 सेम है, ये वाला कार्बन इधर अलग है, इधर अलग है, इधर अलग है, ये भी कायरल हो जाएगा, तो यही तो हो गया कंपाउंड, ए पार्ट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अब हमारा। टोटोमेरिज्म विल एग्जिबिटेड बाय, सेम फिर जो कि हमने पहले देखा था, टोटोमेरिज्म वो देगा जिसमें कीटो या इनोल होगा और अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो देखो कौन सा देगा, CH3 इसमें तो मल्टीपल बॉन्ड ही नहीं है, CH3 मल्टीपल बॉन्ड ही नहीं, कभी नहीं देगा। CH3 CNO क्या होगा, डबल बॉन्ड N एक O, यही होगा ना CNO। ठीक है ना, C के साथ सिंगल बॉन्ड होता है CNO, मल्टीपल बॉन्ड तो है अच्छा है, लेकिन CH3 है। अब ये CH3 का क्या मतलब है, जो ये कार्बन है इसके साथ 3 तो मिथाइल ही होगा, ठीक है। अब इसके साथ NO ग्रुप होगा, NO ग्रुप है, तो अब क्या होगा, मल्टीपल बॉन्ड तो है लेकिन यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, डबल सिंगल sp3 है लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन ही प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये भी शो नहीं करेगा। R3C, सी पार्ट में देखो R3C, सी के साथ 3, ये ए पार्ट था, ए भी नहीं किया, बी भी नहीं किया, अब सी पार्ट में देख रहे हैं। सी पार्ट में है सी के साथ 3 अल्काइल R, ठीक है, इसके साथ NO2 में मल्टीपल बॉन्ड है, डबल सिंगल, यहाँ पे हाइड्रोजन ही नहीं है तो ये भी शो नहीं करेगा, फिर तो एक ही ऑप्शन बच गया डी शो करेगा। क्यों, R के साथ CH2, 2 हाइड्रोजन है, हाँ ये कर लेगा, NO2 मल्टीपल बॉन्ड है और यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन 2 है, तो ये डबल, यहाँ OH, इसका इनोल बन जाएगा। C के साथ एक H छोड़ दो, डबल बॉन्ड N, ये HO के साथ आ जाएगा OH, तो ये हो गया इनोल, कीटो इनोल इसका बन सकता है, तो डी पार्ट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड विथ मॉलिकुलर फार्मूला C7H8O। C7H8O, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर क्या होगा वो देखो अनसेचुरेशन फैक्टर से। अनसेचुरेशन फैक्टर क्या है इसका, 2 इंटू सी 7 है, +2 N और P नहीं है, -H -X भी नहीं है, डबल एंड को लेना नहीं है, 14 + 2 16 - 8/2 4 का मतलब है या तो 4 पाई बॉन्ड या 4 रिंग, या पाई बॉन्ड और रिंग टोटल मिला के 4 होगा,
अब देखो 7 कार्बन है तो 6 कार्बन का रिंग बना सकते हैं हम लोग। तो एक अनसेचुरेशन फैक्टर तो इसमें चला गया, अब 3 बचा, 3 पाई बॉन्ड, मतलब इसमें पक्का बेंजीन होगा। अब एक कार्बन बच गया, एक ऑक्सीजन। अब इसमें बेंजीन में C6H6 होता है, 2 हाइड्रोजन है। अगर यहाँ पे कार्बन लगा दें तो C6H5 हो गया। अब 3 हाइड्रोजन बचा है, 3 हाइड्रोजन में H3 ले लेते हैं, ठीक है, CH3। अब ऑक्सीजन कहाँ लगाओगे, यहाँ लगा सकते हो, यहाँ से एक बॉन्ड लगा दिया तो यहाँ का हाइड्रोजन खत्म, O के साथ H लगा दो, ऑर्थोक्रेसोल। अब ऑर्थो है तो इसके 3 पोजीशन बन सकते हैं, ऑर्थो पेरा मेटा। ऑर्थो पहले मेटा ही बना लो 3rd पोजीशन पे, एंड 4th पोजीशन पे बन जाएगा पेरा, CH3OH, ठीक है, ये बन गया। अब देखो इसके साथ ये जो O है, ये अभी हमने अल्कोहल बनाया, अल्कोहल के साथ साथ ये ईथर भी तो बन सकता था। बेंजीन रिंग के साथ सिंगल बॉन्ड O CH3, एक ईथर ये बन सकता है, ठीक है। अब एक अल्कोहल भी तो बन सकता था ये बेंजीन के साथ, बेंजाइल अल्कोहल। अगर इसके साथ कार्बन लगा दें CH2OH तो 3 तो ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये 3 4 5 हो गया, तो बी पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है अब हमारे पास। 11 में क्या है, आइसोमर्स ऑफ सब्सटेंस मस्ट हैव द सेम। आइसोमर का क्या सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चरल फार्मूला, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, मॉलिकुलर फार्मूला। ऑप्टिकल आइसोमर का ओनली ऑप्टिकल रोटेशन चेंज होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी सेम हो सकता है, केमिकल मतलब नहीं भी हो सकता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो डिफरेंट ही होना चाहिए, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होना चाहिए, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी डिफरेंट होता है। तो हमेशा सेम क्या होगा, मॉलिकुलर फार्मूला एंड मॉलिकुलर मास। तो 11 का डी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 अब देखते हैं हम लोग। ये फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म पे बेस्ड है, ठीक है। मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन एमंग दी फॉलोइंग। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाता है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस एम्स ग्रुप के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई ग्रुप के, ठीक है। तो अब इसमें देखो जो हमारा फर्स्ट कंपाउंड है इसमें क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखो कोई रेजोनेंस नहीं होगा, इंडक्टिव इफेक्ट होगा, 1 प्लस आई ग्रुप, 1 प्लस आई ग्रुप, 2 प्लस आई ग्रुप, मतलब ये सेकेंडरी है। इसमें भी 2 प्लस आई ग्रुप, ये भी सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है। ये देखो 1 2 3 टर्सरी है, तो टर्सरी में 3 प्लस आई ग्रुप होता है, इसीलिए टर्सरी की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। आई ग्रुप के कारण, आई प्राइमरी में 1 ही आई ग्रुप होता है, सेकेंडरी में 2 होता है, टर्सरी में 3 होता है, तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा टर्सरी की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में क्या बोला है, स्टेटमेंट दिया हुआ है और पूछा है इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ट्रू और फॉल्स देखना है। इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हेन इंडक्टिव एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट इन अपोजिट डायरेक्शन द इंडक्टिव इफेक्ट प्रीडोमिनेट, नहीं दोनों अपोजिट होगा। तो इलेक्ट्रोमेरिक अगर हो रहा है तो इलेक्ट्रोमेरिक डोमिनेट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमेरिक में इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है, तो ये फॉल्स है। हाइपर कंजुगेशन इज ऑब्जर्व इन ऑर्थोजाइलिन, हाँ होगा। ऑर्थोजाइलिन में क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन है तो हाइपर कंजुगेशन होगा। ऑर्थोजाइलिन का मतलब है, जाइलिन क्या होता है, 1 मिथाइल 2 मिथाइल, ठीक है। तो अब देखो इसमें हाइपर कंजुगेशन हो सकता है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन इधर भी है इधर भी है, तो ये सही है। तो फर्स्ट फॉल्स सेकेंड ट्रू, डी पार्ट है तो डी पार्ट इसका करेक्ट होगा, 13 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं अब हम लोग। 14 में है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखो ये टर्सरी है, ये हमारा सेकेंडरी है, ये भी हमारा सेकेंडरी है, ये हमारा प्राइमरी है। तो टर्सरी की स्टेबिलिटी वैसे भी ज़्यादा होती है, और यहाँ पे 2 प्लस एम ग्रुप भी है इलेक्ट्रॉन देने वाला, यहाँ पे 1 प्लस एम ग्रुप है, इसमें कोई प्लस एम ग्रुप नहीं है। तो टर्सरी भी है, 3 प्लस आई ग्रुप है और 2 प्लस एम ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन देने वाला 2 है, इसीलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है इसका ए पार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। ए टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग, किसके कारण होता है। तो टर्सरी में अभी हमने बताया क्या होते हैं, 3 प्लस आई ग्रुप होते हैं,
ठीक है, आर इफेक्ट तो होगा ही नहीं, माइनस आई भी नहीं होगा, और हाइपर कंजुगेशन भी होगा। टर्सरी देखो, टर्सरी ब्यूटाइल है तो 3 होगा, कार्बोकेटाइन में हाइपर कंजुगेशन होगा क्योंकि प्लस आई ग्रुप यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है, CH3 माइनस आई शो नहीं करता है, प्लस आर होगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन होगा क्योंकि ये देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन 3 अल्फा हाइड्रोजन 3 अल्फा हाइड्रोजन 9 अल्फा हाइड्रोजन है। और सेकेंडरी में क्या होगा, सेकेंडरी में C के साथ एक H रहेगा, CH2 CH3 CH3, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन 5। तो अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा, हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो आंसर C करेक्ट हो गया, हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, C पार्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। इसमें से कौन सा फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगा। तो फर्स्ट है हमारे पास प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें HBr ऐड किया है पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो ये एंटी मार्कोनिकोव एडिशन है। और एंटी मार्कोनिकोव एडिशन में क्या होता है, जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ पे Br ऐड होगा। ये जो है फ्री रेडिकल एडिशन है, सब्स्टिट्यूशन नहीं है। फ्री रेडिकल तो आता है इसके मैकेनिज्म में, लेकिन दिस इज फ्री रेडिकल एडिशन, सब्स्टिट्यूशन ये नहीं है। बेंजीन का ब्रोमीन और AlCl3, ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है। बेंजीन का रिएक्शन Br2 के साथ ब्रोमिनेशन कर दिया, जिसे हेलोजिनेशन बोलते हैं हम लोग। जनरली Cl लेते हैं, इसमें हमने Br दिया है तो बेंजीन के साथ Cl लेते तो Cl आता, Br लिया तो Br आएगा प्लस HBr, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ये भी फ्री रेडिकल नहीं है। एसिटिलीन का रिएक्शन HBr से करते हैं। C पार्ट में एसिटिलीन होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसमें HBr, अगर एक्सेस में HBr होगा तो ये एसिटिलीन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, 2 HBr इसमें ऐड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव एडिशन। तो एडिशन हो गया, और मार्कोनिकोव एडिशन जो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है। तो 2 हाइड्रोजन CH के साथ 2 Br, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो गया। EA लिख देता हूँ, ये भी नहीं होगा, फिर तो एक ही पार्ट बच गया। हाँ, D पार्ट करेक्ट होगा क्योंकि मीथेन का रिएक्शन अगर ब्रोमीन के साथ करें सनलाइट के प्रेजेंस में, तो दिस इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। CH3Br और HBr बनाता है, इसे हम लोग हेलोजिनेशन बोलते हैं। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, इसलिए इसका D पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन एमंग द फॉलोइंग इज। सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होगा। तो देखो, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, और ये भी सेकेंडरी है। ठीक है, तो सारे सेकेंडरी हो गए। अब हमें प्राइमरी तो पहले ही कट गया। अब इस सेकेंडरी में देखेंगे किसमें हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। B पार्ट में 3 अल्फा हाइड्रोजन है। C में देखो, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ भी 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 2 2 4 अल्फा हाइड्रोजन है। D में देखो, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, 5 अल्फा हाइड्रोजन है। तो सबसे देखो, ये तीनों तो इंडक्टिव इफेक्ट के कारण सिमिलर है, लेकिन हाइपर कंजुगेशन सबसे ज़्यादा D पार्ट में होगा, और हाइपर कंजुगेशन जितना ज़्यादा होता है स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है, तो इसका D पार्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है अब हमारे पास, एमंग फॉलोइंग द रिएक्शन दैट प्रोसीड थ्रू एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें कौन सा रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू होता है। ठीक है, ये पूछा है। तो जैसा हमने अभी ऊपर देखा था बेंजीन के साथ क्लोरीन एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, तो ये तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, तो B पार्ट इसका करेक्ट होगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका B हो गया। 19 देखते हैं हम लोग। 19, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज एक्सपेक्टेड टू मोस्ट स्टेबल। ठीक है, कार्बोकेटाइन के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन होगा। ये देखो, यहाँ पे है, दिस इज सेकेंडरी, दिस इज ऑल्सो सेकेंडरी, दिस इज ऑल्सो सेकेंडरी, दिस इज ऑल्सो सेकेंडरी। तो इसमें इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग नहीं देखेंगे। तो इसमें आप देखो, डबल बॉन्ड के अल्टरनेट पोजीशन पे है। ठीक है, तो रेजोनेंस होगा इसमें, यहाँ भी होगा। ऐसा भी रेजोनेंस नहीं, इसमें -M ग्रुप लगा हुआ है। कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, -M। NO2 इज -M ग्रुप, दिस इज -M, और -M ग्रुप जो है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को घटाता है। तो -M ग्रुप जितना ज़्यादा दूर होगा उतनी ही स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी।
तो सबसे कम स्टेबल तो ये हो जाएगा सी, सबसे नज़दीक है, इसमें भी सबसे नज़दीक है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा दूर है, सबसे दूर डी पार्ट में है, तो इसका आंसर डी पार्ट करेक्ट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास 20 नंबर क्वेश्चन। 20 में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ द सब्सटीट्यूएंट आर, जो है अल्काइल, अल्काइल के साथ। तो माइनस आई इफेक्ट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के। तो अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है तो माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, ए पार्ट ही करेक्ट होगा। 20 के ए पार्ट हो गया। नेक्स्ट 21 है, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोफाइल इज, इलेक्ट्रोफाइल के लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। इलेक्ट्रोफाइल इज निगेटिवली चार्ज, कभी नहीं, निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन होगा, या तो उससे पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, या सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो, या सेंट्रल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, तो इलेक्ट्रोफाइल होगा। निगेटिवली चार्ज कभी नहीं होता है। इलेक्ट्रोफाइल्स आर जनरली न्यूट्रल स्पीसीज, हो सकता है, कैन बी फॉर्म ए बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल। हाँ, तो ये सही हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल जनरली न्यूट्रल भी होते हैं और पॉजिटिवली चार्ज भी होते हैं। ठीक है, तो ये हो सकता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कैन आइदर न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, ये ज़्यादा सही है। एंड कैन फॉर्म ए बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल, ये ज़्यादा सही है। करेक्ट तो बी भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास एक ही ऑप्शन करेक्ट करना है, तो सबसे ज़्यादा करेक्ट यही है, क्योंकि न्यूट्रल या पॉजिटिव, ये सिर्फ न्यूट्रल बोला है, यहाँ न्यूट्रल और पॉजिटिव दोनों है, तो ये ज़्यादा सही है। इलेक्ट्रोफाइल इज निगेटिवली चार्ज, कभी नहीं होगा, तो इसका सी पार्ट करेक्ट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट असाइनमेंट में डिस्कस करेंगे।